अय खुदा तूने इसे ताकत ही इतनी क्यों दिया, इसने तो खुद की बेगमों की गर्दन उड़ा दिया। उफ, यह शख्स कैसा था जो घर के आंगन को ही कसाई का बाड़ा बना दिया। ये चंद अल्फाज उस शख्स के विषय में लिखे गए हैं जिसने अपनी 64 पत्नियों को एक ही साथ बेरहमी से कत्ल करके दरिंदगी का ऐसा उदाहरण पेश कर डाला जो आज तक किसी भी युग में किसी के द्वारा नहीं किया गया, चाहे वो कितना भी कसाई क्यों न रहा हो। जब तलवार से कटी हुई 64 बेगमों की लाशें महल के अहाते में बिखरी पड़ी हों तो वहां का मंजर कैसा होगा, जरा आप भी सोचिए। और वह शख्स था आदिल शाही सल्तनत बीजापुर का सेनापति अफजल खान। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं ग्रेट इंडिया और आज हम आपके नॉलेज के लिए लेकर आए हैं बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का भयानक क्रूर दरिंदा, सबसे अधिक ताकतवर सेना नायक दुस्साहसी अफजल खान के वध की ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम पलटकर फिर से कहानी पर आते हैं। इससे पहले कि कहानी में अफजल खान की एंट्री हो, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अफजल खान का वध कैसे संभव हो सका और वो शख्स कौन था जिसने अफजल खान का वध किया। उसका परिचय भी जान लेते हैं। बात 16वीं सदी की है, जब हिंदुस्तान में 3 बड़ी ताकतें उभर चुकी थीं। पहली थी उत्तर भारत में मुगल सत्ता, दूसरी दक्षिण में निजाम शाही, तीसरी बीजापुर में आदिल शाही। उसी समय मध्य भारत में एक 16 वर्ष के लड़के ने संकल्प लिया कि वो खुद अपना एक साम्राज्य खड़ा करेगा। उस लड़के को आज हम महाराजा छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं। अपने इस अभियान के शुरुआती दौर में उन्हें बीजापुर सल्तनत से बुरी तरह जूझना पड़ा था। आदिल शाही और मुगलों की लड़ाई में जनता पिस रही थी। इधर सन 1645 आते आते शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह और छोटे पुत्र औरंगजेब में सत्ता संघर्ष जोर पकड़ चुका था। औरंगजेब से दक्षिण की सूबेदारी छीन ली गई थी। मुगल सत्ता दक्षिण में अपना विस्तार करना चाहती थी और बीजापुर की आदिल शाही मुगलों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। शिवाजी को एक अच्छा अवसर दिख रहा था। बीजापुर सल्तनत का पूरा ध्यान मुगलों की ओर था। ऐसे में शिवाजी ने बीजापुर के किलों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले तोरण के किले पर कब्जा किया, फिर चाटन का दुर्ग, फिर कोडना का किला। अब खबर बीजापुर तक पहुंची तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। शिवाजी को दुर्गों को जीतने की अपनी रफ्तार रोकनी पड़ी क्योंकि उनके पिता बंदी बनाए जा चुके थे। सन 1649 में किसी तरह उनकी रिहाई संभव हो सकी तो फिर से शिवाजी ने उसी रफ्तार से दुर्गों को हथियाना शुरू कर दिया। शिवाजी और बीजापुर सल्तनत में चूहे बिल्ली का खेल कुछ वर्षों तक चलता रहा। सन 1656 में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अली आदिल शाह को बीजापुर का सुल्तान बनाया गया। उस समय अली आदिल शाह की उम्र 18 वर्ष की ही थी। सन 1659 तक मुगलों और बीजापुर में तनातनी कुछ कम हो गई थी। तभी अली आदिल शाह की मां बड़ी बेगम ने शिवाजी को कंट्रोल करने की तैयारी की। बीजापुर का सबसे अधिक शक्तिशाली कमांडर था अफजल खान। वह बड़ी बेगम का रिश्तेदार भी था। उसका प्रभाव बीजापुर सल्तनत में बहुत अधिक इसलिए नहीं था कि वह बड़ी बेगम का रिश्तेदार है, बल्कि इसलिए था कि वह बहुत ही शक्तिशाली 8 फुट से भी कुछ अधिक लंबा चौड़ा विशालकाय एक दैत्य जैसा था। अब तक वह एक भी जंग हारा नहीं था। उसने मुगल शहजादे औरंगजेब को भी धूल चटा दी थी। मुगल भी उस अफजल खान से थर्राते थे। शिवाजी के भाई संभाजी की हत्या में इसी अफजल खान का ही हाथ था। अफजल खान बीजापुर का एक मनमानी करने वाला बाहुबली सैनिक कमांडर था। इसी अफजल खान को ही
बड़ी बेगम द्वारा शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया गया। अफजल खान को ताकत का घमंड तो था ही, साथ में हर बार युद्ध में विजयी होने का नशा भी था। सब खूबियां होते हुए भी उसमें एक कमी थी, वह कूटनीति कतई नहीं जानता था। सच्चाई तो यह थी कि अफजल खान दुस्साहसी होने की हद तक बहादुर था। युद्ध पर जाने से पहले अफजल खान जीत की दुआएं मांगने मस्जिद पहुंचा। उसके मस्जिद में प्रवेश करते ही वहां का मौलवी चीखता चिल्लाता भागने लगा, सीधा अफजल खान की हवेली की ओर। किसी रूहानी ताकत की वजह से मुल्ला को पूर्वाभास हुआ कि अफजल खान का धड़ बिना सर के और खून से नहाया हुआ है। इसी वजह से वह भागता हुआ अफजल खान की हवेली पहुंचा। वहां उसने उसकी बेगमों से ये बात बताई तो हवेली में अफरा तफरी मच गई। अफजल मस्जिद से जब घर पहुंचा तो वहां 64 बीबियां मातम मना रही थी। उसे युद्ध में जाने के पहले ऐसी हरकतें अपशकुन सी लगीं। वह सनक गया और उसने फौरन सभी बेगमों को महल के अहाते में कतार बनाकर खड़ा किया। अफजल खान की ये सभी 64 बेगमें कुलीन और ऊंचे खानदान की एक से बढ़कर एक खूबसूरत शहजादियां थीं। अफजल खान ने तलवार निकालकर सभी बेगमों को बड़ी निर्दयता के साथ गर्दन उड़ाकर कत्ल कर दिया। 64 में से एक बीवी जान बचाकर भाग गई। उसने उसका पीछा किया और उसे भी मार डाला। ऐसा जाहिल और बेदर्द हत्यारा किसी युग में कोई नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में अपनी ही औरतों का सामूहिक नरसंहार किया हो। इस बात का जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में थोड़ा सा किया था। उस समय उसकी हवेली का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी कसाई बाड़े का दृश्य हो। उसने कतारें बनवाकर बड़े करीने से सबकी कब्रें खुदवाई। वह कब्रिस्तान आज भी बीजापुर से 5 किलोमीटर दूर 60 कबरा के नाम से मशहूर है। वहां उसने सभी को दफनाकर एक विशाल सेना लेकर शिवाजी से लोहा लेने चल पड़ा। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 15,000 पैदल सैनिक, 100 तोपें और बहुत से हाथी भी थे। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का और लोहे का पिंजड़ा भी बनवाकर साथ में लिया और ऐलान कर दिया कि वो शिवाजी को इसी पिंजड़े में कैद करके बीजापुर की सड़कों में घुमाएगा। जैसे ही वह मराठों की सीमा में पहुंचा, उसने अफरा तफरी मचा दी। अब तक शिवाजी का सामना इतनी विशाल सेना से कभी नहीं हुआ था। शिवाजी तो छापामार युद्ध के एक्सपर्ट थे। वो समझ गए कि इतनी विशाल सेना का मुकाबला वो किसी भी सूरत में नहीं कर पा सकते। अतः उन्होंने तुरंत रणनीति बनाई और प्रतापगढ़ के किले में अपनी छोटी सी सेना लेकर घुस गए। प्रतापगढ़ का किला चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह किला उनके लिए बहुत ही उपयोगी था। अफजल खान की सेना में घुड़सवार अधिक थे, जो जंगल के इलाके में उतने सफल नहीं हो सकते थे। हाथी और तोपों से भी ऐसी परिस्थितियों में युद्ध करना उतना उपयोगी नहीं हो पा रहा था। इसी कारण शिवाजी कई दिनों तक इसी सुरक्षित किले में जमे रहे। तब अफजल खान ने शिवाजी को उकसाने के लिए आसपास के मराठा गांवों के मंदिरों को तोड़ना और गांव उजाड़ना शुरू कर दिया। पर युद्ध वहीं अटका रहा। शिवाजी खुली आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। इसी कारण अफजल खान ने मराठा इलाकों में भारी तोड़फोड़ और अफरा तफरी मचा दी। शिवाजी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि संधि का प्रस्ताव किया जाना चाहिए, वरना हमारा तो बहुत सा इलाका ही तबाह हुआ जा रहा है। शिवाजी ने दूत के तौर पर गोपीनाथ पंत को अफजल खान के शिविर में भेजा। अफजल खान ने कहा वो यहीं आकर मिले, पर शिवाजी ने कहला भेजा कि हम प्रतापगढ़ के किले के नीचे मिलेंगे। न हमारी सेना होगी न तुम्हारी, सिर्फ दोनों तरफ से पर्सनल बॉडीगार्ड ही रहेंगे, बस। अफजल और शिवाजी दोनों को ही एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं था। अतः अफजल खान ने चारों तरफ चुपके से अपनी सेना तैनात कर दी और शिवाजी ने भी अपनी सेना को किले में तैयार रहने को कह दिया। अफजल खान को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था कि आपस में हम भिड़े तो मैं शिवाजी को चींटी की तरह मसल दूंगा। शिवाजी ऐसे मामलों में तो बड़े ही शातिर थे। उन्होंने कपड़ों के अंदर कवच पहना
और अपना विश्वसनीय हथियार बाघ नखा भी बाएं हाथ में पहन लिया। इधर गोपीनाथ पंत के साथ अफजल खां प्रतापगढ़ किले की ओर चल पड़ा। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, पर गोपीनाथ पंत ने अफजल खान को सचेत करते हुए कहा कि अगर आप सैनिक लेकर किले पहुंचेंगे तो बात बिगड़ सकती है। शिवाजी आपसे मिलेंगे ही नहीं। शर्त के मुताबिक अफजल खान पालकी में बैठकर गिने चुने 2-3 बॉडीगार्डों के साथ, जिनमें उसका भरोसे वाला बॉडीगार्ड खास लड़ाका सैयद बंदा भी था। वो दिन 10 नवंबर 1659 था, जब प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू में शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। अफजल खान ने शिवाजी को आदिल शाही स्वीकार करने को कहा और आगे बढ़कर गले लगाना चाहा। गले लगाते ही उसने दाएं हाथ से शिवाजी की पीठ पर खंजर से हमला कर दिया, पर कवच के कारण वो खंजर से तो बच गए। शिवाजी ने देर नहीं की, तुरंत बाएं हाथ का बाघ नखा अफजल खान के पेट में घुसेड़कर पेट फाड़ दिया। बुरी तरह घायल होते ही अफजल खान टेंट से बाहर की ओर भागा। तुरंत सैयद बंदा ने शिवाजी पर तलवार से वार किया, पर शिवाजी के साथी शिवा महाला ने बंदा को मार गिराया। शिवाजी ने घायल अफजल को मार के उसका सर काट के राजगढ़ किले लाकर अपनी मां जीजाबाई के सामने पेश किया। ये उनके बेटे की मौत का प्रतिशोध था। इस तरह शिवाजी ने आदिल शाही को हराकर अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। कई इतिहासकार, जिनमें कुछ अंग्रेज लेखक भी शामिल हैं, कहते हैं कि पहला हमला शिवाजी ने किया था। आज का युग होता तो किसी डिटेक्टर से जानकारी कर ली जाती, पर जैसा भी हो, इतना तो सच है कि शिवाजी ने आत्मरक्षा के लिए ही वार किया था, क्योंकि पिंजड़े में कैद होकर हंसी का पात्र बनके यातना झेलते हुए मरने से तो अफजल खान को मार देना ही अच्छा था, क्योंकि अफजल खान कोई दूध का धुला हुआ इंसान तो नहीं था, बल्कि एक बहसी दरिंदा जरूर था। दोस्तों, आज हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी लेकर। धन्यवाद।